Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from the Hindu dated 22 of June 2026. Starting with our first article, social justice से relate करेंगे. The article is around DNA testing. We have already seen इसके ऊपर article and also what is the debate around this. लेकिन अब हम दोबारा से recall करते हैं और further developments देखते हैं. Problem is between balancing the search for truth through DNA and right to privacy. What are the key principles? Let us understand that first. प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी. इंडिया में कोई भी चाइल्ड अगर बॉर्न होता है ड्यूरिंग वैलिड मैरिज, दैट चाइल्ड इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट. ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 112 यही बोलता है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एक्टिवेट होता है. तब एक्टिवेट होता है इन केसेस ऑफ डाइवोर्स. इसके तहत मेंटेनेंस चार्जेस प्रोवाइड किए जाते हैं. लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, होता होगा. प्रॉब्लम तब आती है जब मेंटेनेंस चार्जेस देने के लिए पार्टनर मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि चाइल्ड इज नॉट लेजिटिमेट. इसके लिए काफ़ी सारी जुडिशियल जजमेंट्स है जिनको हम देखेंगे. उससे पहले हमें एक प्रिंसिपल देखना है. अंडर गौतम कुंडू 1993 केस, सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टेब्लिश्ड नो असेस प्रिंसिपल. दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ हैड नो असेस टू ईच अदर जब चाइल्ड वॉज कंसीव्ड. अब इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ऑन द पर्सन डिनाइंग पैटर्निटी. विजन्स हमने क्यों रखे? ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें चाइल्ड फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ इलेजिटिमेसी. इस केस को लेके जुडिशियल अप्रोच टाइम टू टाइम चेंज हुई. अब हम उसको देखते हैं. पहला फेज 1 की बात करते हैं. इन 1990s 2000s में कोर्ट ने बोला कि डीएनए टेस्ट इज नॉट अलाउड, अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि टू प्रोटेक्ट फैमिली स्टेबिलिटी. इसमें हम याद रखेंगे ये केस, गौतम कुंडू केस of 1993, जिसमें बोला कि that DNA test should not be conducted in a routine manner and there should be the principle of no assess. बनारसी दास केस में 2005 में बोला गया that social legitimacy of child is more important than scientific curiosity. हम देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरती गई इस केसेस में. लेकिन फिर फेज 2 आया जहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ साइंस वॉज कंसिडर्ड. कोर्ट ने बिगिन कर दिया एक्सेप्टिंग द डीएनए एज स्ट्रॉन्ग एविडेंस. एक इंपॉर्टेंट केस आता है नंदलाल बितवैक 2014 का, विच हैज एस्टेब्लिश्ड दैट ट्रुथ वाया साइंस कैन ओवरराइड प्रिजम्पशन नॉर्म्स. प्रिजम्पशंस किसमें थी? सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट हमारे पास फेज आया प्राइवेसी का. राइट टू प्राइवेसी जजमेंट आई, पुट्टास्वामी केस 2017, इन विच डीएनए इज इक्वल टू पर्सनल जेनेटिक डेटा. तो पर्सनल जेनेटिक डेटा को कहाँ पे प्रोटेक्शन मिली? अंडर आर्टिकल 21. अब यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गई कि राइट टू प्राइवेसी भी है और डीएनए टेस्ट भी कराना है, तो क्या हम माने? इसके लिए आया टेस्ट फॉर अलाउइंग डीएनए टेस्ट. लीगैलिटी होनी चाहिए, लेजिटिमेट एम होना चाहिए और प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए. अभी करंटली हमारे पास फेज 4 चल रहा है. फेज 4 में हम बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ जा रहे हैं. हम केस बाय केस अप्रोच की तरफ जा रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास सबसे पहला केस आता है अपर्णा फिरोदिया 2023 के, इन विच सुप्रीम कोर्ट हैड सेड डीएनए इज इक्वल टू लास्ट रिजॉर्ट. आखिर में आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा तो आप डीएनए करवा सकते हो टेस्ट. इवान राथिनाम केस 2025, नाइदर द प्राइवेसी इज एब्सोल्यूट नॉर द राइट टू नो पेरेंटेज. मतलब बैलेंस बनाने की बात की गई. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लेटेस्ट वन, सीपी वर्सेस एपी केस 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया डीएनए व्हेन देयर इज नो अदर वे ऑफ डिटरमाइनिंग पेटर्निटी. लेकिन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्टेट किया है कि ये लास्ट रिजॉर्ट के लिए ही यूज़ किया जाए, रूटीन डिस्कवरी मैकेनिज्म ना बन जाए. ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम लीगल डिस्प्यूट्स भर सकते हैं. अगर हम रूटीन में इसको अलाउ करेंगे तो डीएनए टेस्ट के और ज़्यादा केसेस भर सकते हैं. तो इसको हमें लास्ट रिजॉर्ट के लिए रखना चाहिए. लॉ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए चाइल्ड को, क्योंकि अगर ऐसे केसेस बढ़ेंगे तो चाइल्ड की प्राइवेसी खत्म हो रही है, उसको सोशल स्टिग्मा सहना पड़ सकता है. एंड जज तभी डीएनए टेस्ट को अलाउ करेगा जब कोई और हमारे पास एविडेंसेस नहीं है इस्टेब्लिश करने के लिए. आर्टिकल में ये भी बताया गया कि डीएनए टेस्ट के कारण कुछ अदर राइट्स भी इफेक्ट हो सकती हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड चाइल्ड्स राइट टू सिक्योरिटी. नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS2 से रिलेट करेंगे. न्यूज इज दैट पुलिस हैज बिगिन कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स अंडर 2022 लॉ. 2022 लॉ कौन सा है? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022. इसको सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में रखा जाएगा और कस्टोडियन एजेंसी कौन सी होगी? एनसीआरबी. किनका रिकॉर्ड रखेंगे? कन्विक्ट्स का रखेंगे, अरेस्टेड पर्सन्स का रखेंगे, डिटेनीज का रखेंगे, जिनकी इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स से ज़्यादा है. डेटा कितने टाइम तक स्टोर रहेगा? 75 ईयर्स तक. पुलिस कर रही है और पुलिस किसके अंदर आती है? स्टेट सब्जेक्ट. आर्टिकल इज फ्रॉम GS2 पॉलिटिक्स से रिलेट करेंगे. इसके ऊपर पहले से PYQ पूछा गया है.
कंटेक्स्ट क्या है? अभी हमने देखा नीट यूजी पेपर लीक। अब देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या क्या है एंड ऑल्सो कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। कोई भी पेपर लीक हो जाता है तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, और इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था। उसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी एंड प्लस री एग्जामिनेशन होगी और साथ में एग्जामिनेशन फीस को रिफंड किया जाएगा। लेकिन आप ब्रॉडर एक्सपेंसेस को रिफंड नहीं कर रहे, आप कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। वही इश्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमें कुछ बैकग्राउंड देखना है एनटीए का। एनटीए को 2017 में रजिस्टर किया गया एज इन किसमें, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, ना कि एक पार्लियामेंट के कोई एक्ट में। तो इसकी फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है, रिकंडक्ट कराना एग्जामिनेशंस को और फीस को रिफंड कर देना। फिर इश्यूज कहाँ पे आते हैं, एनटीए के पास कोई भी इंस्टीट्यूशनल लाइबिलिटी नहीं है। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो पूरे साल में एक ही एग्जामिनेशन होता है और वो भी अगर लीक हो जाए तो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, कोचिंग, अकोमोडेशन, स्टडी मटेरियल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अ ईयर प्रिपरेशन। फीस रिफंड की बात करें तो आप फीस तो रिफंड कर दोगे, लेकिन ब्रॉडर कॉस्ट जो ये सब कुछ लग रहा है इसके को कंपेंसेट कौन करेगा। इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की बात करें तो यहाँ पे सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जो रिच है वो अफोर्ड कर सकता है, अगर पेपर लीक भी हो गया तो वो दोबारा से अपेयर करेगा, बट व्हाट अबाउट अदर्स। अगर हम बात करें पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 की, तो उसमें कुछ पेनल्टीज गिवन है, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन्स अप टू 1 crore। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, ये कोई कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं करेगा अफेक्टेड कैंडिडेट्स को, ना ही ये कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि अगर एग्जामिनेशन एजेंसीज की कोई गलती है उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा। तो ये करता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की, लेकिन स्ट्रक्चरल गवर्नेंस इश्यूज अभी भी वहां पे ही है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमें पता है, हमने देख लिया कि ये सोशल जस्टिस के लिए नहीं वर्क कर रहा, ये हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कर रहा, तो आर्टिकल 14 वायोलेट कर रहा है। Article 41, right to education related assistance, and Article 46, that is promotion of educational interest of weaker sections, ये तीनों rights affect हो रही हैं। Order way ahead क्या है, provide करो NTA को statutory basis through legislation, उसकी define करो duties को, accountabilities को और candidates की rights को, और mandatory compensation provide करो candidates को जो affect हुए हैं। Next article is from GS2 polity से relate करेंगे। News is can police reopen probe without court approval। केस कौन सा चल रहा है, पालनी स्वामी केस चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दी है। अब सिंपल आर्टिकल में है क्या, पुलिस है। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो क्या करती है, चार्जशीट फाइल कर देती है, फाइनल, राइट। कौन से सेक्शन में करती है, सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, ये फाइनल रिपोर्ट होती है। लेकिन कुछ ऐसा एविडेंस आ जाता है जिससे कुछ चेंज हो सकता है केस, तो ये दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। ये रीओपन सेक्शन 173(8) में कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रीओपन किसके कहने पे करेंगे। ये चार्जशीट तो आपने मैजिस्ट्रेट को पहले से दे दी, आपने रीओपन कर लिया, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी, लेकिन आपको रीओपन करने के लिए किसने बोला। इसको सेटल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि ये रीओपन सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट की परमिशन से ही हो सकता है। अगर आपको दोबारा से एक केस को रीओपन करके फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी है तो मैजिस्ट्रेट विल प्रोवाइड यू परमिशन। बस आर्टिकल में इतना ही है। इससे क्या होगा, इससे होगा कोई भी आप मिसयूज नहीं कर सकते हो क्रिमिनल लॉ को, जुडिशियल कंट्रोल ओवर पुलिस पावर्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS2 हेल्थ से रिलेट करेंगे। द एडिटोरियल वाज अबाउट जंक फूड एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। इंडिया में प्रमोशन हो रही है हाई फैट शुगर सॉल्ट गुड्स की एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की। सो इंडियन गवर्नमेंट इज फोकसिंग कि हम इसमें अमेंडमेंट कर दें कुछ एडवर्टीजमेंट रूल्स में। इसके ऊपर ऑलरेडी एक PYQ है 2025 का, एंड आफ्टर रीडिंग दिस वी नीड टू ब्रेनस्टॉर्म इट। व्हाट आर द कंसर्न्स, सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स है कंपनीज की तरफ से एंड डिमांड साइड प्रॉब्लम है हमारी तरफ से। उनकी तरफ से प्रॉब्लम है सबसे पहली, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें या कमर्शियल इंटरेस्ट को देखें, एथिकल डिलेमा। सेकंड इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, आदि चीजें बताना, जैसे कि मिसलीडिंग लेबल्स। असली टमाटर, आपने सुना होगा किसान असली टमाटर, डू यू थिंक 10 रुपए की वो जो छोटी वाली सेशे में वो असली टमाटर डाल रहे हैं। सो मिसलीडिंग लेबल्स हैं। एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर राइट्स, जैसे कि सेलिब्रिटी को आप लेकर आते हो, आपका कोई फेवरेट है, आपको लगता है कि यार अनुष्का शर्मा ने ये ऐड की है, मुझे तो वही चीज़ यूज़ करनी है। इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं, जैसे बॉर्नविटा की ऐड देखी होगी, हार के आके जीत है, अमेशन यूज़ की जाती है। साइड प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब खाने से हेल्थ इंपैक्ट पड़ रहा है। अभी NFHS की रिपोर्ट आई, उसमें आपने देखा ओबेसिटी बढ़ रही है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। सेकंड इज वीक कंज्यूमर अवेयरनेस। न्यूट्रिशन लेबल्स हम कितनी बार पढ़ते हैं, हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, ये चीज़ हम नहीं सोचते लेने से पहले कुछ भी। डाइटरी चेंजेस, हमारे जो ट्रेडिशनल फूड होते थे, मिलेट्स खाने, बाजरा, जवार, रागी, होम कुक्ड फूड,
उससे हम शिफ्ट हो रहे हैं पुअर न्यूट्रिशन क्वालिटी वाले फूड्स पे। व्हाट आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स? वो फूड जिनके अंदर फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एमल्सिफायर्स डाले हो, रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे कि रेडी टू ईट स्नैक्स। एंड व्हाट आर हाई फैट, शुगर, सॉल्ट, जो डायरेक्टली लिंक्ड हो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक ओबेसिटी से। नाउ व्हाट इज वे अहेड? नंबर 1 इज पॉलिसी एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स। क्या है? नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन एनसीडीज। ये हम लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं ना, ईट राइट मूवमेंट। फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स, मतलब पहले ही लिख दो कि इसमें क्या क्या है, इससे क्या क्या कॉज हो सकता है, कौन किसको नहीं खाना चाहिए। टैक्सेशन ऑन अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स, ये हम पॉलिसी के थ्रू कर रहे हैं। व्हेन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में भी ये कंसर्न्स जारी किए थे। कोर्ट ने भी यही बोला कि वी नीड वार्निंग लेबल्स ऑन पैकेज्ड फूड्स। राइट टू हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनली भी अपहेल्ड की अंडर आर्टिकल 21। एंड कुछ हमारे पास ग्लोबल एक्सपीरियंसेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, लाइक चिले एंड मैक्सिको में स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी इंटरवेंशन से हमने पाया गया कि ऐसी हैबिट्स को कर्ब किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS2, IR से रिलेट करेंगे। इंडिया US इंटरिम ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। इंटरिम ट्रेड डील हमारे ब्रॉडर गोल, दैट इज बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करेगी। इसमें इंडिया के लिए भी कुछ है और USA के लिए भी है। इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के जो टैरिफ्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया है 18% तक। एंड USA के लिए क्या है कि इंडिया US के प्रोडक्ट्स को बाय करेगा। लेकिन जुलाई 2026 तक टेम्परेरी टैरिफ्स लगे हैं, ये 18% अभी नहीं लगे, 10% लगे हैं, क्योंकि US सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप टैरिफ्स नहीं लगा सकते, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, तब तक हम टेम्परेरी टैरिफ लगा लेते हैं। इश्यूज क्या है? अंडर सेक्शन 301 US किसी भी कंट्री को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और पेनलाइज कर सकता है। इसीलिए US ने अंडर सेक्शन 307 ऑफ टैरिफ एक्ट 12.5% टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर। और रीजन क्या बोला? दैट इंडिया इज इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द कंट्रीज जहां पर फोर्स्ड लेबर हो रही है। लेकिन इससे यूएस को क्या प्रॉब्लम है? यूएस को लग रहा है कि अगर इंडिया फॉर एग्जांपल फोर्स लेबर वाली कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रही है सस्ते में और फिर यूएसए में बेच रही है, तो ऐसे इंडिया को फायदा हो रहा है और यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है। आईआर से रिलेट करेंगे। इंडिया मस्ट रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कहाँ पे? ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ से शिप्स जाएंगी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करेंगी और गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए अरेबियन सी। तो हमें इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की? द लोकेशन। देखो कैसे वो कनेक्टिविटी बिठा रही है। सेकंड, ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट्स भी यहाँ से हो रहे हैं, कितने? 1/5। एंड LNG, कतर सबसे बड़ा प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ LNG यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर किसी ने इंपोर्ट करवानी हो तो यहाँ से ही क्रॉस करेंगे। तो ये क्या बन चुका है? एक चॉक पॉइंट बन चुका है। जो इसको कंट्रोल करेगा वो ये वाली ट्रेड को कंट्रोल करेगा और वो एक स्ट्रेटेजिक पावर बन जाएगा। तो अभी इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। तो अभी ये कौन है? ये स्ट्रेटेजिक पावर बन रहा है। इससे इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है? ऑयल प्राइसेस, फर्टिलाइजर्स, शिपिंग रूट्स और ग्लोबल ट्रेड पे। स्पेसिफिक इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? एनर्जी डिपेंडेंट है इंडिया। LPG, LNG कहाँ से ला रहे हैं हम? कतर से लेकर आ रहे हैं। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ भी होता है तो हमारी सप्लाई चेन में फ्रेजिलिटी देखी जाएगी। इसके कारण क्या होगा? डिस्ट्रप्शन होगी तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर। हमारी इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो CAD प्रेशर भी बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम नेक्स्ट है कि ये सिंगल रूट है और हम इस पे डिपेंडेंट है। थर्ड है इंडिया पैराडॉक्स। इंडिया के पास सी फेरर्स बहुत ज़्यादा है, वर्कफोर्स, लेकिन जितनी हमारी शिपिंग्स हैं वो यहाँ पे शिप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर की कंट्रीज में रजिस्टर्ड है। इसलिए हमारे पास लो इंडियन फ्लैग शिपिंग है लेकिन वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है। इससे क्या प्रॉब्लम है? पायरेसी, कन्फ्लिक्ट्स, ब्लॉकेट्स, न्यू रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज, ये सब कुछ बढ़ रही है। क्वेश्चन क्या है? अगर प्रॉब्लम चॉक पॉइंट में है तो हम डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम करें, जैसे कि INSTC, चाहबार कनेक्टिविटी, मैरीटाइम कैपेसिटी को इंक्रीज करें, इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स को लेकर आए, डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करें। और अगर हम ऑयल के ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं तो हम एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करें, रीन्यूएबल पे फोकस करें, ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करें। और एग्जाम्पल है UAE का, जिसने रिड्यूस कर दी है हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंसी। आर्टिकल GS3 से रिलेट करेंगे, एनवायरमेंट से रिलेट करेंगे। दिस आर्टिकल वाज अबाउट बायोचार। अब व्हाट इज बायोचार? फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने एग्रीकल्चरल रेसिड्यू लिया, ये डाला मशीन में, अब ये देखो पायरोलिसिस हो रहा है, मतलब कि लिमिटेड ऑक्सीजन में इसको जलाया जा रहा है। इससे क्या होगा? दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो ऑयल निकल जाएगा, गैस और ऑयल, और दूसरा हमारे पास बायोचार आ जाएगा जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये रेसिड्यू वाला मटेरियल आ जाएगा, जिससे क्या होगा? सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब आर्टिकल में क्या था कि हम ये मैकेनिज्म को यूज करके एनकरेज कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स। ये प्रोजेक्ट्स को हम कार्बन क्रेडिट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। बेनिफिट होगा, अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 62 मिलियन टन्स
पर ईयर म्युनिसिपल सॉलिड गार्बेज जनरेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने यूज़ करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और प्रमोशन होगी सर्कुलर इकोनॉमी की। ये कीवर्ड है। अब तो नीड क्या है? नीड है इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम को डेवलप करो। इंफॉर्मेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ लिंक होना चाहिए, मार्केट लिंक होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट लिंक होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि बायोचार किसको मिल सके? फार्मर्स को मिल सके। और ये अप्रोच हम किसी भी आंसर में लिख सकते हैं, वेव हेड के तौर पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी एक फ्लो चार्ट ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2020 में PYQ था। अब इसको आप सॉल्व करो, पॉज करो यहाँ पे और इसका आंसर कमेंट्स में दो। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS3, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे। टू डाई इन अमोनिया गैस लीक एट TN सी फूड यूनिट। अब हमने इसमें 3 चीजें देखनी है। पहले ये कैसे डेथ को कॉज कर सकती है, अमोनिया गैस क्या है, एंड ऑल्सो ये सी फूड इंडस्ट्री में कैसे काम आ रही है। सी फूड इंडस्ट्री में अमोनिया गैस एज नेचुरल रेफ्रिजरेंट काम आती है। ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल इसका 0 है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी 0 है, इसलिए ये इंटायरली इको फ्रेंडली है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फिश एंड श्रिम्प को हम बहुत जल्दी ठंडा कर सकते हैं। ठंडा करने का क्या मतलब है? उसकी पेरिशेबिलिटी को कम करना। इट्स क्या है? नेचुरली हमारी बॉडी में भी अमोनिया जनरेट होता है आफ्टर प्रोटीन डाइजेशन, लेकिन अगर ये बाहर से आ रहा है तो हमारे डिस्ट्रॉय कर सकता है टिश्यूज को, ब्रेन तक ब्लड को स्टॉप कर सकता है और वेरियस अदर कॉजेज कर सकता है। केस स्टडीज की बात करें, ऐसा कुछ अगर केस स्टडी में आ गया तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? सबसे पहले रिस्पॉन्स होना चाहिए NDRF की टीम, जो स्पेशल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर टीम है, उसको हमने डिप्लॉय करना है ताकि वो आइसोलेट कर ले सोर्स को, कंटेन करे लीक को कहाँ से हो रहा है, और दूसरा इवैल्यूएट करे एयर क्वालिटी को जल्दी से जल्दी। सेकंड, कंपेंसेशन प्रोवाइड करो जिनकी डेथ हो गई है, जैसे कि TN गवर्नमेंट ने किया। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाओ ताकि वो इनिशियल रिपोर्ट को सबमिट करें विद इन 24 आवर्स। आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।